हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक न्यू हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है होल्ड मी डाउन व्हेन आई फॉल अपार्ट। इसे लिखा है ऑथर एवेंचलिक ने और ये FFAO3 पर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए इस FF को की जो कुछ खास बातें हैं ना वो हम जान लेते हैं। ये FF अनटेम्ड से थोड़ा सा अलग है। पहला, क्लाउड रिसर्च के डिस्ट्रॉय होने के पहले ही लोटस पियर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। दूसरा, जियांग एनली और जियांग चेंग सनशॉट कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तीसरा, विंग पढ़ाई करने के लिए कभी भी क्लाउड रिसर्च नहीं गया था, तो वो लान वांगजी से कभी भी नहीं मिला है। चौथा, विंग पूरी तरह से डीमनिक कल्टीवेशन से बाहर नहीं निकल पाया है क्योंकि वो अभी भी उसे यूज़ करता है। एंड लास्ट, लैन शिजुई और लैन जिंगी बड़े हो गए हैं और लैन शिजुई वेन क्लैन को बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये अंतिम से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए हम इस FF को शुरू करते हैं। 4 महीने बीत चुके थे जब आखिरी बार किसी लैंड डिसिपल की किसी से कोई बात हुई थी। वैसे तो लान वांगजी को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक डर था जिससे वांगजी बहुत परेशान था। उसने वांगजी को बेचैन करना शुरू कर दिया था, जो उसकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा था। और वांगजी की हर एक सांस के साथ ये डर ना बढ़ता ही जा रहा था। वांगजी ने कुछ महीनों पहले क्या सही फैसला किया था? क्या उसने जो डिसीजन लिया था चीज़ों के लिए वो सही था? वेन रोहान, जो कि वेन क्लैन का लीडर था, उसने अपने बेटे वेंशु को आदेश दिया था कि वो क्लाउड रिसर्च को जलाकर राख कर दे। एक दिन जब वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी, गूसू के ज़्यादातर मेंबर्स लैनलिंग में थे, लेकिन लान वांगजी और कुछ यंग डिसिपल्स गूसू में ही रह गए थे, जिन्होंने लाशिजन और सीनियर कल्टीवेटर्स को कोई टावर जाने के लिए फॉलो नहीं किया था। वांगजी ने गूसू को छोड़ने के लिए साफ साफ मना कर दिया था और वेंशु ने धमकी भी दी थी कि वो बचे हुए 10 बच्चों को यानी कि 10 डिसिपल्स को मार देगा। लेकिन किसी तरह से वांगजी ने वेंशु को कन्विंस कर लिया था कि वो उन बच्चों की जान बख्श दे, सिर्फ एक शर्त पर कि उन सभी को यी सिटी में भेज दिया गया था। यी सिटी वेन सेक्ट की का मिलिट्री बेस था, लेकिन एक मैसेकेयर यानी कि एक हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया था। ये सिटी पूरी तरह से अब खाली हो चुकी थी। सोल्जर्स वहां पर जाने के लिए मना करते थे, पर एक दिन वेन रोहान को फोर्स कर दिया गया कि वो उस जगह को छोड़ दे, यानी कि ये सिटी को छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया था। ये सिटी की सीमा जो थी वो किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। शायद यही रीज़न था वेंशु का लैंस को वहाँ पर भेजने का, ऐसा वांगजी सोच रहा था। उस घटना के बाद से 4 महीने बीत चुके थे जब वांगजी ने अपने घर और अपने लोगों को खो दिया था। वांगजी को कुछ भी नहीं पता था कि कोई जीवित बचा भी है या फिर नहीं, लेकिन उसे लैन क्लैन के जो यंग डिसिपल्स थे उनके लिए मजबूत बन के रहना था। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था उन डिसिपल्स के लिए जो वांगजी के ऊपर पूरा यकीन करते थे और उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन बीतते समय के साथ हर एक दिन वांगजी के लिए सांस लेना तक मुश्किल करता जा रहा था। बहुत मुश्किलें आ रही थी। किसी ने वांगजी का अचानक से नाम पुकारा और कहा, हनगुआंग जुन। ये सुनते ही वांगजी ने तुरंत अपनी गोशिन उठा ली और वो जल्दी जल्दी उस दिशा में जाने लगा जिधर से वो आवाज़ आई थी। उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि एक मैन जिसने डार्क रोब्स यानी कि ब्लैक कलर की रोब्स पहन रखी थी और वो ई सिटी की तरफ जाने वाली जो रोड थी ना उस पर नीचे झुका हुआ कुछ देख रहा था। बीते 4 महीनों में किसी को भी यहाँ बाहर नहीं देखा गया था सिवाय चिड़ियों और पक्षियों के, और सिर्फ वांगजी और वो 10 डिसिपल्स ही वहाँ पर रहते थे। वांगजी ने एक गहरी सांस ली। तभी उस मैन ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, क्या
ये ही सिटी है। उस मैन की आइज़ हल्के रेड कलर में थी। तभी एक डिसिपल जो कि वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था, वो घबरा गया और बोला, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। ये ये तो हीलिंग पैट्रियार्क हैं। तभी उस मैन की नज़रें वांगजी पर गईं। उसकी आइज़ की जो रेडनेस थी ना, वो डिसअपियर होने लगी थी। वो बोला, ज़ेवुजुन। ये सुनते ही वांगजी बोलने वाला था कि क्या वो मैन उसके भाई को जानता है, लेकिन वो बोला, तुम कौन हो? वो मैन वांगजी से बोला, मुझे लगता है तुम ज़ेवुजुन नहीं हो। खैर, तुम मुझे हीलिंग पैट्रियार्क वेवुशियन या जो मन चाहे वो कह सकते हो। ये सुनकर वांगजी बोला, नहीं। वेवुशियन बोला, तुम ज़ेवुजुन के भाई लज्जा हो ना, है ना? वेल, ये सिटी ही होगी, मुझे यकीन है। वांगजी ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और उसने वेवुशियन से कहा, क्या मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो वेवुशियन बोला, हाँ, ये तुम कह सकते हो। ज़ेवुजुन ने जियांग चेंग को एक लेटर भेजा था और कहा था कि क्लाउड रिसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अगर सुरक्षित हो तो जियांग चेंग को ये सिटी जाने के लिए कहा था। लेकिन जियांग चेंग ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या ज़ेवुजुन यहाँ पर हैं? ये सुनते ही वांगजी ने कहा, नहीं। और वो लेटर कब भेजा गया था? तब वेवुशियन बोला, 3 हफ्ते या फिर उससे पहले। वांगजी के मन में एक बेचैनी थी। वो एक बात थी जो शायद वो कहना चाहता था, पर वेवुशियन की बात ने उसकी इस बेचैनी को कुछ कम सा कर दिया था। वांगजी बोला, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं भेजा था, लेकिन तुम यहाँ उनका इंतज़ार कर सकते हो। वांगजी के पीछे जो जूनियर्स खड़े थे वो आपस में बात करने लगे, लेकिन वांगजी ने उन्हें इसके लिए ब्लेम नहीं किया। हीलिंग पैट्रियार्क की जो रेपुटेशन थी उसके बारे में वांगजी को पहले से ही पता था, लेकिन वो अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वेवुशियन का सनशॉट कैंपेन के साथ संबंध था और ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि लांशीचन ने वेवुशियन से हाथ मिला लिया होगा जब उन्होंने सुना था कि वेन सेक्टर ने क्लाउड रिसर्च के साथ क्या किया था। तभी वेवुशियन बोला, थैंक यू लज्जा। ये सुनते ही वांगजी ने वेवुशियन को करेक्ट करते हुए कहा, वांगजी, मेरा नाम वांगजी है। वो अपने कदमों को वापस मोड़ लेता है वापस सिटी में जाने के लिए। रात में वेवुशियन कहीं गायब हो गया था, लेकिन अगली सुबह वो फिर से वापस आ गया और डिसिपल्स की तरह नहीं जो सुबह 6 बजे उठ जाते थे। वेवुशियन को दिन के समय देखा गया था। लांशीजुई ने जो कुछ भी बनाया था वेवुशियन ने उसे खा लिया था। वो बोला, क्या ज़ेवुजुन ने पिछले 4 महीनों में कुछ भी नहीं भेजा है? तो वांगजी ने कहा, खाते समय बोला नहीं जाता है। ये सुनकर वेवुशियन ने हल्का सा मुंह बनाया और अपने खाने की तरफ देखने लगा। जैसे ही बाकी सभी ने अपना खाना फिनिश किया तो वेवुशियन ने अपनी आंखें ऊपर करी और कहा, तो तभी वांगजी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, लेकिन ये सिटी की सीमा अभी भी वेस्ट सेक्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो वेवुशियन बोला, वांगजी, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये सुनते ही वांगजी बोला, क्योंकि मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ, यानी कि उन 10 डिसिपल्स के लिए। लैंड डिसिपल्स में सबसे बड़ा लांशीजुई था जो कि 10 साल का था। बाकी के सब डिसिपल्स 4 से 9 साल के बीच के थे और वांगजी किसी भी हाल में उन्हें हर्ट नहीं होने दे सकता था। वेवुशियन बोला, खैर, उम्मीद करो कि जल्दी ज़ेवुजुन यहाँ आ जाए। मैं बमुश्किल पूरा दिन यहाँ रहा हूँ और मैं ऑलरेडी बोर हो गया हूँ। वांगजी ने पूरे दिन का निरीक्षण किया था। क्या ये सच में सबको डराने वाला हीलिंग पैट्रियार्क था? वेवुशियन आधे से ज़्यादा टाइम सोता रहता था और बाकी बचा हुआ टाइम वो पेड़ों पर बैठा हुआ अपनी फ्लूट को बजाया करता था। जूनियर लैंस जो शुरुआत में वेवुशियन से केयरफुल होकर रह रहे थे, वो सभी अब पेड़ के नीचे बैठकर वेवुशियन की फ्लूट की धुन को सुनने लगे थे। उन्हें ऐसे देखकर वांगजी का दिल नहीं कर रहा था कि वो उन्हें इस चीज़ से अलग करे या दूर करे। वो सभी जूनियर्स अपने परिवारों से भी अलग हो गए थे। किसी भी तरह से अगर उनके दिल को सुकून मिल रहा था तो ये काबिले तारीफ था, क्योंकि वांगजी खुद में भी एक कंफर्ट देने वाला पर्सन नहीं था। वांगजी अपना पूरा दिन मेडिटेशन करने में बिताया करता था, जो कि उसकी आदत में था, क्योंकि और कोई चीज़ थी ही नहीं करने के लिए उसके पास, या फिर वो
कर ही नहीं सकता था। जिस वक्त पर वांग जी का मेडिटेशन समाप्त हुआ उस वक्त रात का 9 बजने वाला था। वो अपने रूम से बाहर निकला और उसने अपने जूनियर्स को देखा और इस बात को सुनिश्चित किया कि वो सभी सुरक्षित थे और अपने अपने बेड पर थे। किस्मत से ई सिटी में अभी भी पुराने स्ट्रक्चर्स थे, तो सभी के लिए मतलब भर के कमरे थे। वांग जी ने एक पल के लिए लैन शुजुई को रोका और उससे पूछा कि वेवुशियन कहाँ है। तो लैन शुजुई बोला, वेवुशियन यहाँ से चला गया था, लेकिन उसने कहा था कि वो वापस आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी बोला, उसे भी अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन किसी चीज़ ने अपने हैंड्स वांग जी की नेक के राउंड ट्रैप कर दिए और धीरे से उसके कान में कहा कि वो यानी कि लान वांग जी वेवुशियन का इंतज़ार करे। वेवुशियन के स्पाई होने का कोई रीज़न नहीं था, चाहे फिर वो रियल वेवुशियन ही क्यों ना हो। ये सारे ख्याल वांग जी के दिमाग में घूमते चले जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी ने सोचा, आखिरकार कब ये सब चीज़ें उसके दिमाग से निकलेंगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। वांग जी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ना सोए, उसे नींद ना आए, लेकिन रूटीन तो रूटीन होता है। लेकिन इसके बावजूद वांग जी हार नहीं मान सकता था। आखिरकार छत पर कुछ टाइम बाद एक फिगर ने कदम रखे। वांग जी चौंक गया। उसने देखा वेवुशियन ने अपने मुंह में कुछ पिया था। क्या वो तभी वेवुशियन खुशी खुशी बोला, ये एम्प्रेस स्माइल है। वांग जी, रुको, मैं तुम्हें भी इसका एक जार देता हूँ। वांग जी गुस्से से छत पर चला गया और अपने से कद से छोटे वेवुशियन के सामने जाकर खड़ा हो गया। वांग जी बोला, वेवुशियन, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वेवुशियन बोला, वांग जी शांत हो जाओ, ये क्लाउड रेसेस नहीं है। तो वांग जी बोला, कोई भी वेन कल्टीवेटर यहाँ आसपास हो सकता है। वेवुशियन बोला, अरे मैं बहुत केयरफुली गया था। तो वांग जी बोला, क्या तुम हीलिंग पैट्रियार्क हो भी? ये सुनते ही वेवुशियन ने अपने लिप को बाइट कर लिया। उसने एम्परर स्माइल के उन दोनों जार्स को नीचे रखा और अपनी फ्लूट को उठा लिया। वेवुशियन डेंजरस तरीके से ना स्माइल कर रहा था। वो बोला, लान वांग जी, क्या तुम पता करना चाहते हो? कि सुनते ही वांग जी ने के कान गर्म हो गए। वो लैन एन का शुक्रगुजार था कि उसके हेयर्स डाउन थे। वो वेवुशियन को उसकी शेमलेसनेस का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता था। वेवुशियन ने वांग जी के इस रिएक्शन को हाँ समझा। उसने अपनी फ्लूट को उठाया और अपने लिप्स के नज़दीक लाकर वो एक धुन बजाने लगा। वांग जी पीछे मुड़ा और साइड होने लगा। तभी एक रैबिट वेवुशियन की गोद में चला गया। उस रैबिट की आइज़ ग्रीन कलर की थी और ग्लो कर रही थी। वो वेवुशियन के रेड आइज़ के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। तभी वेवुशियन ने अपनी धुन बदल दी और वो रैबिट उसके शोल्डर से कूदकर वांग जी की तरफ जाने लगा। वो रैबिट ऑलरेडी मर चुका था। वांग जी ने तुरंत इस बात को रियलाइज़ कर लिया था, जिसे यीलिंग पैट्रियार्क यानी कि उस रैबिट को यीलिंग पैट्रियार्क अपनी लेजेंडरी फ्लूट चेंशिंग से कंट्रोल कर रहा था। तभी वेवुशियन ने बांसुरी को यानी कि फ्लूट को अपने लिप्स से दूर किया और वो रैबिट गायब हो गया। वेवुशियन बोला, अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें लज्जा कि मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ। सिर्फ वही एक पर्सन था जो रिसेंटफुल एनर्जी को इतने अच्छे और परफेक्ट तरीके से कंट्रोल कर सकता था। वांग जी बोला, माय अपॉलॉजीज़। ये सुनते ही वेवुशियन बोला, लज्जा, तुम्हें इतना फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी बोला, काफ़ी लेट हो गया है। तो वेवुशियन बोला, तो क्या ये सच है कि लैंस रात 9 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? लेकिन तुम्हारे लिए तो थोड़ा लेट हो गया होगा ना। लज्जा, क्या ये मेरी वजह से है? ये सुनते ही लान वांग जी ने एक गहरी सांस ली और उसने उम्मीद करी कि जल्दी ही उसका बड़ा भाई यानी कि लान शिचन यहाँ आ जाएगा। सो होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फिर इस एफ के नए पार्ट के साथ आप सबसे जल्द मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम एवरीवन।